Hello students, this is Assistant Commandant Rahul Raj and I welcome you to ICSE Mentors। तीन एग्जाम हो चुका है। अब नेक्स्ट एग्जाम आपका मैथ्स का है जो कि मंडे 2 मई को है। आज इस वीडियो में जितना भी चैप्टर्स जो आपका सेकेंड सेमेस्टर में आ रहा है उसमें जितना भी फॉर्मूलाज है, जितना भी कॉन्सेप्ट्स है, सारों को मैं एक ही वीडियो में डालने का कोशिश करूंगा। ठीक है, एक एक करके हर चैप्टर से डील करेंगे और इवेंचुअली इस वीडियो को एंड करेंगे। क्लियर? स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके, तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका रिफ्लेक्शन। अभी रिफ्लेक्शन में मेनली कैसा क्वेश्चन आता है, एक आपका नॉर्मल एमसीक्यू में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक आएगा आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स का जिसमें आपको ग्राफ बनाने के लिए दे सकता है। याद रखना, कभी बोले रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस तो उसमें आपको y का साइन चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बोले 2,3 को रिफ्लेक्ट करो एक्स एक्सिस में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2,-3। क्लियर? अगर आप बोले रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस तो किसका साइन चेंज होगा, एक्स का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब एब्सिसा का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे सेम क्वेश्चन है 2,3, इसको अगर वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करने बोलेगा तो ये हो जाएगा -2,3। थर्ड हो सकता है ऑन ओरिजिन, रिफ्लेक्ट इट ऑन ओरिजिन। अगर किसी क्वेश्चन में ओरिजिन भी रिफ्लेक्ट करने बोलेगा तो दोनों एक्स और वाई दोनों का वैल्यू में साइन चेंज हो जाएगा, तो रिवर्स साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। क्लियर? दोनों का आपको साइन को चेंज करना है। मतलब अगर 2,3 को ओरिजिन पे करने बोलेगा तो ये हो जाएगा -2, -3। ये बेसिक आपको जानना है रिफ्लेक्शन के ऊपर। ठीक है, अब बहुत सारा शेप्स बनते हैं इसमें। जैसे आप जब ग्राफ का क्वेश्चन बनाओगे रिफ्लेक्शन करने के बाद बहुत सारा शेप्स बनेगा। मेनली क्या क्या शेप्स आता है अभी समझना ध्यान से। अगर आपको इस तरीके से शेप बनता है, दिमाग में दो चीज आएगा, या तो ये स्क्वायर दिख रहा है आपको, ठीक है, लेकिन अगर मान लो इस तरीके से शेप बना जिसमें ऑल साइड्स इक्वल है तो स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। उस केस में आप क्या करना, और अगर ऐसा बन गया तो ये क्या है, रोम्बस, गिवन ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तब आप देखना डायगोनल्स। अगर डायगोनल्स इक्वल हुआ, डायगोनल्स आर इक्वल, तो ये बन जाएगा आपका स्क्वायर, और अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं हुआ तो हो जाएगा रोम्बस। वही चीज आपको रेक्टेंगुलर पैराग्राम में भी लगाना है। बोलने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके से शेप आए तो क्लियर है ये रेक्टेंगल है। अगर इस तरीके से बन रहा है जिसमें 90 डिग्री ना हो तो ये क्या है, पैरेललोग्राम। लेकिन अगर मान लो आपका इस तरीके से शेप बना जिसमें साइड्स इक्वल ना हो, उस शेप पे क्या करेंगे, तब देखो अब ये काइट शेप नहीं है, ठीक है, ऑल ये और ये ऑलमोस्ट बराबर है और ये बराबर है, अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। तब यहाँ पे आप डायगोनल्स देखना, अगर डायगोनल्स इक्वल होगा तो रेक्टेंगल, नहीं होगा तो पैरेललोग्राम। फिर एक बहुत कॉमन शेप होता है जो कि होता है काइट शेप। इस तरीके से ऊपर का जो दो साइड है वो इक्वल होंगे और नीचे का दो साइड इक्वल होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइट शेप। काइट शेप बात क्लियर है? और एक काइट, और फिर आपका एक फिश शेप भी बनता है, वो इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से आपका एक डायग्राम में फिश शेप भी बनता है, तो फिश शेप। फिर एक एरो वाला भी बनता है, एरो हेड। एरो हेड कैसे बनता है, इस तरीके से डायग्राम, ये तो इस तरीके से बने तो आपको इसमें क्या लिखना है, एरो हेड। मेनली ये कुछ फिगर्स आपको बनता है। फिर एक ट्रेपीजियम भी बन सकता है, तो ट्रेपीजियम आपने देखी ही होगा, अगर इस तरीके से शेप बने या फिर इसको ऐसा अगर फ्लिप भी कर देना तो भी ये क्या कहलाएगा, आपका ट्रेपीजियम कहलाएगा। ये हो गया ट्रेपीजियम। तो आप इतना अगर आप जान रहे हो तो आप रिफ्लेक्शन आराम से कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। हाँ, और एक चीज, अगर आपको बोले ना एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करना है या फिर बोले y इक्वल्स टू 0 पे रिफ्लेक्ट करना है तो दोनों सेम चीज होगा। क्लियर? उसी तरीके से अगर आपको बोले y एक्सिस से रिफ्लेक्ट करना है या फिर x इक्वल्स टू 0 पे रिफ्लेक्ट करना है तो भी एक ही चीज है। तो अगर बोले x इक्वल्स टू 0 पे रिफ्लेक्ट करो मतलब y एक्सिस, y इक्वल्स टू 0 पे रिफ्लेक्ट करो मतलब x एक्सिस। क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो सेक्शन और मिड पॉइंट फॉर्मूला का वीडियो ऑलरेडी आपका प्लेलिस्ट पे है, आप वहां जाके चेक कर सकते हो, जहां पर मैंने 2011 से लेके 2022 का सारा क्वेश्चंस करवा दिया। सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन
एंड मिड पॉइंट। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मान लो एक लाइन ए बी हो गया और m इसका मिड पॉइंट है, तो mx का फॉर्मूला क्या होगा? तो a और b का x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। और उसी तरीके से m का y का क्या होगा? y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगर m मिड पॉइंट हुआ तो। लेकिन अगर मान लो m मिड पॉइंट नहीं हुआ और वो जो है इस लाइन को m/n का रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तब इसका फॉर्मूला क्या होगा? मान लो a का x1 इसका y1 और b का x2 और y2 ले लेते हैं। तब m का x का फॉर्मूला होगा m इंटू दूर का x यानी x2, n इंटू दूर का x यानी x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और m का n y का फॉर्मूला क्या होगा? m इंटू दूर का y मतलब y2, m से दूर का y। अब उस वीडियो को देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। n इंटू दूर का y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। एक और आपका इसमें यूज होता है सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड डिनोटेड बाय g। ठीक है, सेंट्रोइड का कैसा काम करता है? कुछ नहीं करना है। एक रेक्टेंगल ट्रायंगल होगा और ट्रायंगल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, जब बस मीडियंस इंटरसेक्ट करता है उसे को बोलते हैं सेंट्रोइड। ये ए हो गया, मान लो इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। ये बी हो गया, इसका x2 y2 है। और ये सी हो गया जिसका x3 y3 है। तो इसका g का x का फॉर्मूला क्या होगा? तीनों के x को ऐड कर दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। सिमिलरली अगर g का y पूछे तो कैसे होगा? तीनों को y को ऐड कर दो, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। क्लियर है? अब इस पे और एक क्वेश्चन आता है पैरेललोग्राम वाला। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है कि अगर पैरेललोग्राम में, अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो मान लो ये डायगोनल बना दिया मैंने ए बी, यहाँ से सी डी बना दिया, तो जहाँ पर मीट कर रहा है उस पॉइंट को एम ले लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, इधर हो गया सी, इसको ले लेते हैं डी। ए का कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, बी का हो गया x2 y2, सी का हो गया x3 y3 और डी का हो गया x4 y4। एक फॉर्मूला याद रखना, अगर m का x निकालना है तो करोगे क्या कि दो तरीके, m का x दो से आ सकता है क्योंकि m तो आपका AC का भी मिड पॉइंट है प्लस BD का भी मिड पॉइंट है। तो इसमें आप क्या कर सकता है, ये x1 प्लस x3 बाई 2 या फिर ये इसके इक्वल हो जाएगा x2 प्लस x4 बाई 2। अपोजिट साइड्स के को ऐड करना, अपोजिट वर्टेक्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। उसी तरीके से m और my का निकालना है तो a और c का लेना y, तो क्या हुआ ये लोग का y1 प्लस y3 बाई 2 इक्वल्स टू, अब या b और d का लेना तो हो जाएगा y2 प्लस y4 बाई। बात क्लियर है? इतना कंसेप्ट से आपका ये वाला सेकंड वाला टॉपिक सेक्शनल मिड पॉइंट फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूलाज है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। बाकी इसको यूज कैसे करना है वो तो आप क्वेश्चंस बनाओगे तभी होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, वो इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन में मेनली आपको स्लोप से डील करना है और स्लोप का यूज करके इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो। तो स्लोप निकालने का तीन तरीका होता है। एक होता है m इक्वल्स टू tan थीटा। थीटा क्या होता है? अगर ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस का ग्राफ हो गया और ये इस तरीके से मैंने लाइन खींच दिया तो थीटा होता है, थीटा इज एंगल व्हिच इज मेड टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस के साथ, तो हो गया थीटा। दूसरा तरीका होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c। इसमें आप क्या करना है कि जो भी इक्वेशन दिया हुआ होगा उसका y को अकेले रखना, बाकी सबको एक तरफ ले जाना, तो उसका जो x का जो कोफिशिएंट होगा ना वही m होगा। और एक तीसरा होता है कि आपको कोई भी दो कोऑर्डिनेट अगर पता हो, मान लो आपको क्वेश्चन बोल दिया ए बी का स्लोप निकालो, ए का कोऑर्डिनेट को हम दे देते हैं x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट को दे देते हैं x2 y2। ठीक है, तो अभी स्लोप निकाले बोलेगा तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो मेनली ये तीन तरीका है जिससे आप स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसमें से कोई भी एक तरीका आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आपको यूज करके स्लोप निकालना है। नेक्स्ट, अगर टू लाइन्स आर पैरेलल, टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो तो वो लोग का स्लोप इक्वल होगा। ठीक है, और इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दो लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो अगर आप दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल होगा -1 के। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कोलिनियर लाइंस का।
कोलिनियर लाइंस में कुछ नहीं करना है आपको, कम से कम 3 कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ रहेगा, आप उस तीनों कोऑर्डिनेट का यूज करके स्लोप निकाल लेना। एक बार में 2 कोऑर्डिनेट यूज करना, स्लोप निकालना और दोनों को इक्वल कर देना, वहां से आपका कोलिनियर लाइन का भी क्वेश्चन डील हो जाएगा। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन से। अभी इक्वेशन कैसे बनाया जाता है? इक्वेशन बनाने का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। बस यही एक फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है, m जो होता है उस लाइन का स्लोप होता है, और x1 और y1 क्या होता है, कोई भी एक कोऑर्डिनेट जो उस लाइन में लाई करता है। क्लियर है? इतना से आपको ये चैप्टर भी डील हो जाएगा। अब इस चैप्टर के ऊपर प्लस इससे पहले वाला जो कि सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुके हैं, आप उसको देखो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसमें टोटल 12 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर बना हुआ है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सर्कल्स। अभी सर्कल्स में क्या है, सर्कल्स में मेनली थ्योरम्स है। ठीक है, तो एक एक करके सारा थ्योरम से हम लोग डील करते हैं। सबसे पहले थ्योरम है एंगल एट सेंटर is twice the angle at circumference. Circumference, ये आपका पहला थ्योरम हो गया। सेकंड थ्योरम है एंगल सबटेंडेड बाय सेम सेगमेंट या फिर इक्वल सेगमेंट, मतलब अगर दो सेगमेंट इक्वल है, या दो कॉर्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय सेम सेगमेंट या फिर सेम कॉर्ड या सेम आर्क, सेम इक्वल सेगमेंट्स या आर्क्स या कॉर्ड आर इक्वल। इसके ऊपर भी पूरा 2 वीडियो बना हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, आप उसको भी ट्राई कर सकते हो एक बार। ठीक है, थर्ड एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। एंगल इन ए सेमी सर्कल मतलब जो डायमीटर होता है ना, वो सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री बनाता है। सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। क्लियर है? मेनली ये 3 प्रॉपर्टीज का आपका यूज होता है। फिर आता है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का प्रॉपर्टीज। अभी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कुछ नहीं होता है, वो एक क्वाड्रिलैटरल होता है जो कि सर्कल का, उसका जो चारों वर्टेक्स होता है ना, सर्कल का चारों सर्कमफ्रेंस को टच करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब ये होता है कि मान लो ये ए हो गया, इधर बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, तो एंगल ए और एंगल सी को जब आप ऐड करोगे तो 180 डिग्री होगा। क्लियर? फिफ्थ वाला होता है एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। यहाँ ये ट्राइंगल वाला सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मत करना, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो इस बी का को हम लाइन को खींच देते बाहर, और ये एक्स हो गया। अब ये जो x है, ये जो एक्सटीरियर एंगल हो, किसके इक्वल है? इंटीरियर अपोजिट। अब इस x का इंटीरियर तो अंदर वाला b हो गया, और b का अपोजिट कौन है? d। x जो है वो एंगल d का इक्वल हो जाएगा। तो ये दो आपको याद रखना है, जिसमें साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के ऊपर थ्योरम आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं टेंजेंट के ऊपर। टेंजेंट का कितना थ्योरम्स आपको याद रखना है? पहला चीज 6, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये तो आप जानते होंगे, आप वीडियोस में भी देखना, बहुत सारा क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है। ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन जहां भी टेंजेंट होगा ना, वहां रेडियस का प्रॉपर्टी का यूज होता ही होता है। 7th, tangents from same external point are equal, tangent from same external points are equal। मतलब क्या है इसका? ये सर्कल हो गया, ये मैंने तो टेंजेंट करा दिया, ये टेंजेंट है। ठीक है, बीच से ही ऐसे बाहर गया है, ये ए है, ये बी है, तो पी ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? पी बी के। अभी देखो, इसमें ना आपको कुछ थ्योरम्स को प्रूव भी करना होता है। 2-3 थ्योरम आपका सिलेबस में है जिसको आपको प्रूव करके दिखाना है एग्जाम में। ठीक है, वो आप जरूर कर लेना, या फिर हो सके तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। 3 या 4 थ्योरम आपको प्रूव करना है। मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स के पास तो ये होगा ही। ठीक है, बाकी आपको मैं कोशिश करूंगा प्रोवाइड करने का। क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद आप इसमें क्या लगा सकते हो? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, हाँ, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। एक ये वाला थ्योरम भी है जो आपका यूज हो सकता है। उसके बाद फिर 2-3 फॉर्मूलाज है जो आपको जानना है। वो फॉर्मूलाज क्या है जो हम लोग भी नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। आप एक काम करना, स्लाइड को पॉज कर करके आप लिख लेना। ठीक है, हाँ, जैसा भी यहाँ पे से थ्योरम ये वाला लगता है कि अगर मान लो ये सर्कल है और ये टेंजेंट मैंने बना दिया, इस तरीके से कॉर्ड जा रहा है,
डायग्राम से अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, फिर से ये एक सर्कल हो गया, ये टेंजेंट हो गया, और ये मान लो एक कॉर्ड हो गया इस तरीके से। इसको P हो गया, ये T हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। तो एक फॉर्मूला आपका ये आता है कि टेंजेंट का स्क्वायर PT का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ इंटू PR, PT इंटू PQ इंटू PR। क्लियर है? आपका ये एक फॉर्मूलाज भी आपको यूज हो सकता है असल में। तो टोटल आपका इतना फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट सर्कल चैप्टर के लिए, ताकि आप एग्जाम में आराम से उसको सॉल्व कर सको। उस बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है मेंसुरेशन। तो ये मेंसुरेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, मेनली 3 ही फिगर आपको पढ़ना है। मेंसुरेशन पहला फिगर वो है सिलेंडर आपका। तो सिलेंडर का शेप कैसा होता है वो सबको पता है। ठीक है, ये सिलेंडर का शेप हो गया। इसमें ये अंदर का रेडियस होता है और ये पूरा का पूरा हाइट होता है। इसमें होता है आपका 2-3 फॉर्मूलाज। एक होता है लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, या फिर इसको क्या बोलते हो, लैटरल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है 2πRH। इसमें बेसिकली साइड्स का आपको लेना पड़ता है एरिया, है ना। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में साइड का तो लेना ही है, प्लस ऊपर और नीचे का भी लेना है। इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, ताकि आपको वीडियो में आप देखोगे तो वहां समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन भी किया हुआ है। 2πR+H। नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला इसका वॉल्यूम का है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²H। बात क्लियर है? ये तीन आप जानोगे ना, सिलेंडर का आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कोन। अभी कोन इस शेप में हो गया आपका कोन। कोन के नीचे को मैंने एक सर्कल बना दिया आपका। अभी ये हो गया इसका R, ये बीचों बीच हो गया उसका H, और ये साइड का हो गया इसका स्लैंट हाइट, जो कि होता है L। L ना वो साइड के एरिया को होता है, जिसको स्लैंट हाइट भी कहा जाता है। ठीक है, इसका भी CA से निकालते हैं या फिर लैटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, πRL। क्लियर? उसके बाद इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया में साइड का प्लस नीचे का लेना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा फॉर्मूला πR+L। क्लियर? वॉल्यूम में आते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πR²H। और एक फॉर्मूला होता है जिसमें आपका L और R दिया हुआ रहता है और H निकालना होता है, या फिर H और R दे देगा या L निकालना होता है। उस फॉर्म में आपका फॉर्मूला लगेगा L² = R² + H²। ये आपका मेनली कोन के ऊपर जो फॉर्मूलाज है वो आपका यहाँ पास हो गया। उस बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, वो है आपका स्फीयर। स्फीयर क्या है, कुछ नहीं, एक सर्कल ले लो। बॉल देखो ना, बॉल, उसमें सिर्फ रेडियस होता है, हाइट तो होता है नहीं। तो इसमें जो टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया सब सेम होता है। जो टोटल सरफेस एरिया होता है वही कर्व सरफेस एरिया होता है, क्योंकि वो चारों तरफ से कर्व्ड है ना, इसका कोई फ्लैट पोर्शन तो है नहीं। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका 4πR²। फिर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πR³। बात क्लियर है? अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें आता है वो है एक फिगर को मेल्ट करके ना दूसरा फिगर बनाने का। ठीक है, तो याद रखना कि मान लो एक स्फीयर है, मान लो एक स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर बना रहा है। ठीक है, तो याद रखना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। अगर मान लो एक स्फीयर को मेल्ट करके 10 सिलेंडर बना रहा है तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसी तरीके से दो फिगर को इंटरचेंज करके आपको क्वेश्चन दे सकता है, कौन को मेल्ट करके सिलेंडर बनाएगा या सिलेंडर को मेल्ट करके कौन बनाएगा। ओके, सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा है और कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा ही लगेगा। स्टैटिस्टिक्स मेनली आपका 3 है, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, तो पहले मीन से डील करते हैं। मीन, अभी 3 तरह का डाटा होता है। एक होता है रो डाटा, जैसे मान लो रो डाटा में ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा इसका मीन निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सम निकालना, ये सम का, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे यहाँ ये सब नंबर का कितना सम होगा और कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, तो सम को 5 से डिवाइड कर देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा रो डाटा के लिए। फिर आता है अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा में कौन कौन आ जाएगा, जैसे मान लो मार्क्स लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स में मान लो 10, 20, 30, 40 कर दिया, और नंबर स्टूडेंट में 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर 2 फॉर्मूला लगता है, एक्चुअली 3 फॉर्मूला लगता है, लेकिन पढ़ना सिर्फ 2 है इस सेमेस्टर के लिए। एक है तुम्हारा डायरेक्ट मेथड वाला। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बाई सिग्मा f। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड पे आएगा। जैसे fx का वैल्यू, अभी इसमें सिग्मा fx, पहले fx निकाल दे, 10 into 5, 50,
1620, 120, 210, 320। आप इसका सम निकालना, वो हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स, उसको ले जाके इस पे पुट कर देना। और सिग्मा एफ कौन होता है? फ्रीक्वेंसी का सम। ये जो है ना, ये सब का ऐड करो, ये हो जाएगा सिग्मा एफ। और फिर ये दोनों के यहाँ जाके डाल देना, फिर डिवाइड कर देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया अनग्रुप डाटा के लिए। क्लियर है? कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। अभी सेम अनग्रुप डाटा के लिए आप चाहो तो वो भी लगा सकते हो, सेकेंड मेथड, जो कि अज्यूम मीन मेथड। एक बार अज्यूम मीन मेथड भी ले लेते हैं। अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। ये होता है अज्यूम मीन मेथड। अभी ये कैसे करेंगे, इसके लिए पहले इसको क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप निकालोगे डी। डी क्या होता है? अभी हम मार्क्स जो देख रहे हो यहाँ पर 1 2 3 4 मार्क्स, ठीक है, 10 20 30 और 40, इसमें से किसी एक को जो बीच में लाई करता है, या तो 20 या तो 30, दोनों में से किसी एक को ए ले लो। मान लो हम 30 को ए ले लेते हैं, तो ए का वैल्यू आ गया। ए क्या होता है? जो एक्स होता है या फिर जो पहला कॉलम होता है, उसका बीच में जो वैल्यू आए उसको ले लो। अगर बीच में कोई एक नंबर आ रहा है तो उसको ले लो, 2 आ रहा है तो उसमें से किसी एक को ले लो। फिर होता है डी। डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। जैसे पहला का एक्स कहता है 10, ए कहता है 30, 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 0 10। क्लियर? अब चाहिए सिग्मा एफ डी, ऐड करो, तो ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा -30, ये हो जाएगा 10, जो कि हो जाएगा -20। क्लियर? तो ये हो गया सिग्मा एफ टी का वैल्यू। ए आ ही गया है, ए कितना है 30, और सिग्मा एफ आप निकाल लीजिएगा, इसको ऐड करके वहां से सिग्मा एफ आ जाएगा। ये हो गया अज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड, दोनों मैंने बता दिया अनग्रुप डाटा के लिए। अब हम लोग आते हैं ग्रुप डाटा के लिए। अब देखते हैं ग्रुप डाटा में इसको कैसे करके निकालेंगे। मान लो ग्रुप डाटा में फिर से मार्क्स ले लेते हैं, जिसमें 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 करके, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जा रहे हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आपको दे दिया है, मान लो 5 6 7 8। क्लियर? सबसे पहले आप क्या करोगे कि पहले x निकालो। x क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 0 प्लस 10 हो गया 10, 10 बाई 2 कितना हो गया आपका 5। 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, 15। फिर वैसे ही 25, वैसे ही ये भी आ गया पर 25। क्लियर? अभी पहले डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, बाकी इसके बाद तो वही सेम चीज यूज होगा जो आपने उस मेथड में पढ़ा था। किसमें? अनग्रुप मेथड में। क्योंकि आपने क्या किया, ग्रुप को अनग्रुप बना दिया। कैसे? एक्स निकाल के। उस बाद अगर जो मेथड देगा उस मेथड लगा के आप निकाल सकते हो। क्लियर है? तो ये हो गया मीन निकालने का बेसिक फॉर्मूलास। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आता है, जैसे F1 F2 करके दे देगा, या फिर बोलेगा P निकालो, ठीक है, या फिर x1 + 1 निकालो। ऐसे अगर क्वेश्चन आपको बुक में प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेंगे। क्लियर? अभी आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक, वो है मीडियन। मीडियन मीडियन क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है कि जो मिडिल में पाया जाए, वन विच लाइज एट द सेंटर। अभी यहाँ भी मान लो रो डाटा है, रो डाटा का वैल्यू ले लेते हैं 5 6 7 8 9। मीडियन में याद रखना, मीडियन में हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की कोशिश करना। डिसेंडिंग में भी लिख सकते हो, लेकिन मेजोरिटी क्या है, असेंडिंग में ही लिखने की कोशिश करना, छोटा से बड़ा। इसमें ये रो डाटा है, अब इसके बीच में कौन आता है? 7 आता है, वो तो दिख रहा है, लेकिन फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। कितना टर्म्स है? 1 2 3 4 और ये हो गया 5। तो अगर आपका n आ गया ऑड, जो कि इस केस में 5 आया है, तो मीडियन का फॉर्मूला होगा n + 1 by 2th टर्म। क्लियर? जैसे 5 + 1 6, 6 by 2 3। थर्ड टर्म, अब यहाँ थर्ड टर्म कौन है? 7। 3 आंसर नहीं है, तीसरा टर्म आंसर है। तो पहला नंबर है 5, दूसरा नंबर है 6, तीसरा नंबर है 7, तो आंसर हो जाएगा 7। लेकिन अगर मान लो n का वैल्यू आ गया इवन, जैसे इसमें मान लो हम ऐड कर दिया 10 भी, तो टोटल 6 नंबर हो गया। तब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? तब आपका मीडियन का फॉर्मूला होता है n by 2th टर्म। 6 by 2 हो गया आपका, नहीं ये नहीं, इसमें और भी है, n by 2th टर्म प्लस n by 2 plus 1th टर्म द होल डिवाइडेड बाय 2। ये आपको पूरा फॉर्मूला होगा। अब यहाँ 6 है, 6 का by 2 हो गया थर्ड टर्म, प्लस 3 + 1 हो गया फोर्थ टर्म द डिवाइडेड बाय 2। थर्ड टर्म कौन है? 7। फोर्थ टर्म कौन है? 8 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से कर लीजिए, आपका मीडियन आ जाएगा। क्लियर है? ये हो गया मीडियन निकालने का तरीका यूज फॉर ए रो डाटा। अब आते हैं अनग्रुप डाटा में। अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा ले लेते हैं, जैसे फिर से मार्क्स वाला ही ले लेते हैं। मार्क्स में ले लेते हैं 10 20 30 40 50, और यहाँ बस ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो भी बोलो आप, 2 5 3 7 1।
याद रखना मीडियन में हमेशा चाहे अनग्रुप डाटा हो या ग्रुप डाटा हो, आपको निकालना होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ ग्राफ नहीं लगेगा अभी, ठीक है, ग्राफ आएगा ग्रुप डाटा में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? 2 के लिए 2 ही होगा। अभी 2 के बाद कौन है? 5। 2 प्लस 5 कितना हो गया था? 7। 7 में फिर आप 3 ऐड को करो, कितना हो जाएगा? 10। 10 में आप 7 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 17। 17 में आप 1 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 18। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फाइनल वैल्यू आ गया 18, यानी n कितना हो गया? 18। इवन है या ऑड? ऑब्वियस बात है इवन है, तो मीडियन क्या होगा? मीडियन होगा इसमें n प्लस 1/2 टर्म में लगाना, डायरेक्ट लगाना n/2 टर्म, एक बार में हो जाएगा। या बड़ा वाला, ये वाला फॉर्मूला बड़ा वाला लगाने की जरूरत नहीं है। 18/2 हो गया 9th टर्म। क्या आपका CF में 9 है? नहीं है। 9 से बड़ा कोई नंबर है, कौन है वो? 10। तो 10 के सामने x का जो वैल्यू होगा वो होगा मीडियन, यानी इस क्वेश्चन का मीडियन कितना हो जाएगा आपका? 30। मान लो अगर n आपका ऑड आता, मान लो 18 की जगह 19 आ जाता, ठीक है, तब कैसे निकालते हैं? कोई नहीं, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? इस इवन को, ऑड को इवन में चेंज करो। कैसे? 19 प्लस 1/2 टर्म। बात क्लियर? 19 प्लस 1 हो जाएगा 20, 20/2 हो गया 10th टर्म। अभी 10 देखना, अगर होगा तो उसके सामने वाला जो x का वैल्यू आंसर है, अगर नहीं होगा तो उसके बड़ा एक नंबर लेना, जस्ट बड़ा जो नंबर होगा उसके सामने वाला x का वैल्यू तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर हो गया? तो ये हो गया अनग्रुप डाटा का मीडियन निकालने का तरीका। उसके बाद हम लोग जाते हैं अभी नेक्स्ट ग्रुप डाटा में। अभी ग्रुप डाटा का प्रॉब्लम क्या है? ग्रुप डाटा के लिए आपको बनाना पड़ेगा ओजीव, ठीक है, ओजीव। अब आते हैं ओजीव में। अभी ओजीव कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम लोग एक सिचुएशन ले लेते हैं ग्रुप डाटा का, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेते हैं नेक्स्ट, F5 6 3 2। क्लियर? अभी आप सबसे पहले CF निकालोगे, जो सीक्वेंस बना रहा है ना वही सीक्वेंस पे जाना आप। 5 के लिए 5 होगा, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 3 हो जाएगा 14, 14 प्लस 2 हो जाएगा 16। क्लियर? मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है आपका n, जैसे n इसका 16 आ गया तो फॉर्मूला क्या होगा? n/2 टर्म। अगर ऑड आता है तो n प्लस 1/2 टर्म करता, मतलब हो गया 8th टर्म। अभी 8th टर्म यहाँ कौन है? 8 है? नहीं है। 8 के बड़ा कोई नंबर है? हाँ 11 है। 11 के सामने क्या है? 10/20। अभी 10/10 to 20 तो ये क्लास हो गया ना, ये क्या हो गया? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का मतलब क्या होता है? इसी क्लास के अंदर तुम्हें क्या मिलेगा? मीडियन मिलेगा। लेकिन मीडियन तो है नहीं, मीडियन तो कोई एक वैल्यू होता है। तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे आपका ग्राफ, ठीक है। देखते हैं ग्राफ क्या है। ये ग्राफ आ गया, इधर मार्क्स आ जाएगा आपका, जो कि अभी स्केल दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में 20 30 40, और इधर पे मैक्सिमम 16 तक जाना है तो हम 2 2 लेके चलते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16। लेकिन एक याद रखना, एग्जाम में आपको जो पूछेगा वही लगाना, ठीक है। यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लिख सकता है। और स्केल मेंशन करना नहीं भूलना, स्केल लगाना पड़ता है, ठीक है। स्केल दे देगा वो आपको क्वेश्चन में। हमेशा याद रखिए, जब भी आप प्लॉटिंग करोगे ना ओजीएफ का, तो अपर ब्लॉक में करना, अपर लिमिट में, ठीक है। जैसे 0 और 10 का अपर लिमिट कौन है? 10। 10 to 20 का अपर लिमिट क्या है? 20। तो 10 का हो जाएगा 5, अभी 2 और 4 और 6 के बीच में 5 आएगा। फिर 10 to 20 का हो जाएगा 11, 11 आ जाएगा 10 और 12 के बीच में। फिर हो जाएगा 14, 30 के लिए हो जाएगा 14, और फिर हो जाएगा आपका 16, 40 के लिए हो जाएगा आपका 16, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बना। फ्री हैंड ड्रॉ करना होता है, इसमें स्केल यूज नहीं करना है। अभी देखिए यहाँ पर हमारा जो मीडियन है वो क्या है? 8th टर्म। जो मीडियन होता है ना वो हमेशा पे x में आता है, ठीक है। तो 8 आप ढूंढोगे कहाँ? 8 हम लोग ढूंढेंगे y में। 8 दिख रहा है, 8 से आप ग्राफ पे जाओ, ग्राफ से नीचे जाओ, जहां पास भी कट करेगा वो हो जाएगा आंसर। मान लो 12 पे कट किया तो आपका आंसर हो जाएगा 12। क्लियर? अब इसी पे क्वेश्चन आता है अपर कोटाइल और लोअर कोटाइल का, तो उसको भी हम लोग डील करके इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछ गया लोअर कोटाइल निकालो, लोअर कोटाइल, इसका फॉर्मूला होता है n/4 टर्म। n है आपका 16, 16/4 कितना हो गया? 4th टर्म। अभी 4 से आप ग्राफ पे जाओ, ग्राफ से आप नीचे जाओ, मान लो 8 पे कट गया तो आंसर हो गया आपका 8। अगर मान लो एग्जाम में आपसे पूछ दिया अपर कोटाइल निकालो, अपर कोटाइल, अपर कोटाइल का फॉर्मूला क्या होता है? 3n/4 टर्म, 3 into 16/4, 4 into 3 12th टर्म। अभी 12 देखो, आपको दिख गया 12, 12 से आप नीचे चले जाओ, जहां पास भी कट गया, मान लो 24 पे कट गया तो आंसर हो गया 24। अब यहाँ पास और एक वर्ड हो जाता है इंटर कोटाइल रेंज, इंटर
क्वार्टाइल रेंज, मतलब 2 क्वार्टाइल के बीच का रेंज। दोनों को माइनस कर दो, अपर क्वार्टाइल 24 आया, लोअर क्वार्टाइल 8 आया, माइनस करने में कितना आया 60। क्लियर। अब यही चीज अगर ऑड के लिए होता तो लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला हो जाता है n प्लस 1 बाई फोर्थ टर्म, और अपर क्वार्टाइल का हो जाता है 3n प्लस 1 बाई फोर्थ टर्म। बस समझ। तो इससे आपका एक मैंने ब्रीफ आइडिया दे दिया कि किस तरीके से आपको ओजीव बनाना पड़ता है। ओजीव हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करना है आपको उसमें, और ये ग्रुप डाटा के लिए यूज होता है फॉर फाइंडिंग आउट द मीडियन। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है मोड। तो ये मोड में भी सेम उसी तरीके से बनेगा। मोड में भी रो डाटा ले लेते हैं, जैसे 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5। मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा। अभी देखो इसमें 4 कितना बार आया है, इसमें 2 आया है 1 बार, 3 आया है 2 बार, 4 आया है 3 बार, 5 आया है 2 बार। तो 4 सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए इसका मोड का वैल्यू हो जाएगा आपका। क्लियर। अब आते हैं हम लोग अनग्रुप डाटा में। अनग्रुप डाटा का मोड कैसे निकालते हैं, ये सबसे आसान होता है। मान लो आपको x दे दिया है 5, 6, 7, 8, 9, और फ्रीक्वेंसी दे दिया है 2, 3, 4, 1, फिर से 2। अभी देखो सबसे बड़ा f का वैल्यू क्या है 4, उसके सामने का वैल्यू क्या है 7, तो 7 हो जाएगा मोड। तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा होता है ना, उसके सामने का जो x का वैल्यू होता है वही उसका मोड होता है। बात क्लियर। अब आते हैं आपका ग्रुप डाटा में। जहां ग्रुप डाटा आया आपको बनाना पड़ेगा हिस्टोग्राम। यहाँ पर कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सब लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ग्राफ प्लॉट करो, वहां से आंसर आ जाएगा। जैसे मैं रफली बना देता हूँ 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे देते हैं 5, 6, 2, 4। अब क्या करना, आप ग्राफ बनाना 0, 10, 20, 30, 40। इधर मैक्सिमम 6 तक जाना ना, 1, 2 ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और ये हो गया 6। बुक में आपको स्केल उसका सब देगा, आपको एग्जाम में टेंशन नहीं लेना है। 5 सबसे पहला है, 5 0 to 10 का है 5, ये 5 बन गया। फिर है 6, ये आपका 6 तैयार हो गया। फिर है आपका 2, ये आपका 2 तैयार हो गया। ये बराबर ही होगा, यहाँ थोड़ा अजीब डायग्राम बन रहा है। फिर आता है 4, 4। करना क्या है, जो सबसे बड़ा बिल्डिंग होता है ना, जो यहाँ 10 to 20 का सबसे बड़ा बिल्डिंग है, ये आपका मॉडल क्लास हो गया। मॉडल क्लास, क्योंकि इसी क्लास के अंदर मोड होगा। करना क्या है, ये जो टिप है, इससे इसके बगल वाला बिल्डिंग का टिप से जाके ज्वाइन करो, और इसका उल्टा टिप को इस बगल वाले बिल्डिंग से ज्वाइन करो। समझ गया ना। इसका हेड को नीचे वाला हेड से ऑल्टरनेट, बगल वाले का राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड का टिप को लेफ्ट हैंड साइड के साथ। और जहां पर भी ये मीट करेगा, यहाँ से सीधा एक नीचे लाइन खींचो। जहां पर भी ये कट करेगा, मान लो 12 पे कट किया, इसका मोड कितना हो जाएगा 12। यहाँ भी आपको स्केल बनाने नहीं भूलना, स्केल का मार्क्स मिलता है आपको। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का आपको लिखना भी है कि एक्स क्या है, वाई क्या है। क्लियर है। तो इससे आपको मीन मीडियन मोड का भी टॉपिक डील हो जाएगा। लास्ट टॉपिक का मोस्ट यूजलेस टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का अगर आप मेरा वीडियो जो मैंने बनाया, अगर आप बस सिर्फ उसको भी कवर कर लेते हो ना, तो आपका काम आराम से हो जाएगा। ठीक है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मेनली क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इवेंट होने का प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1। होगा या तो नहीं होगा, दोनों का ऐड करोगे तो कितना आएगा, वो 1 आएगा। बात क्लियर है। अभी जैसे मान लो अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है। कॉइन का क्वेश्चन आता है, 2 कॉइन्स, 1 कॉइन का तो बड़ा इजी होता है। 2 कॉइन्स में क्या क्या चांसेस होता है, HH होता है, HT होता है, TH होता है, TT होता है। अगर मान लो 3 कॉइन्स दिया हुआ है तो HHH होगा, HHT होगा, HTH होगा, THH होगा। ये मैंने सिखाया है आपको, वीडियो देख लीजिएगा, वहां मैंने सिखाया ये कैसे लिखा जाता है। मैं सिर्फ आपको फॉर्मुलाज दे रहा हूँ, यहाँ ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना है हमको। THT हो गया, HTT हो गया। ठीक है, ये कॉइन के लिए हो गया आपका। अभी आता है कार्ड्स का। कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होता है। 52 में रेड का होता है 26 और ब्लैक का कितना होता है 26। अभी रेड और ब्लैक में भी, रेड में भी क्या आता है तुम्हारा, हार्ट आता है और आता है डायमंड। ये हो गया आपका 13, ये भी हो गया 13, और ब्लैक का हो जाएगा क्लब 13, और स्पीड भी कितना हो जाएगा 13। ठीक है। अब इस 13 कार्ड्स में क्या क्या आएगा आपका, किंग, क्वीन, जैक, 10 से लेके ए तक। इसमें किंग, क्वीन, जैक होता है आपका फेस कार्ड। ठीक है, तो फेस कार्ड टोटल कितना होता है, 12 फेस कार्ड्स होते हैं। ठीक है, कार्ड्स के ऊपर फिर है डाइस। अगर मान लो एक डाइस को टॉस किया गया है ना, तो क्या क्या आ सकता है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 होगा, 5 होगा, या तो 6 होगा। अगर 2 डाइस को टॉस किया गया होगा, टोटल 36 चांसेस होता है।
1,1, 1,2, 1,3 करते करते, लेकिन डाइस का क्वेश्चन बहुत रेयर आता है क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन होता है ना, इसलिए बोर्ड इस क्वेश्चन को देना प्रेफर भी नहीं करता है। ना क्लियर है? तो मेनली इतना आपका डाइस प्रोबेबिलिटी के ऊपर का कॉन्सेप्ट पता है, मगर आप वीडियो देख लोगे ना जो मैंने बनाया है 15 साल का 12 साल का क्वेश्चन है जिसमें, तो उससे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर में। क्लियर है? तो मैंने आपको सारा चैप्टर्स में जितना भी फॉर्मूला सारा बता दिया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम 2 मई को है। ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।